स्टोरी की शुरुआत होती है जब हमारा एमसी बिल्कुल बर्बाद कंडीशन में होता है और एक आवाज चिल्लाती है, पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तब एक लड़की क्रैश से कहती है कि जल्दी करो और लॉर्ड आर्थर पर लगा हुआ कर्स चुरा लो। क्रैश कहता है कि वो अपनी लिमिट पर आ चुका है, लेकिन फिर भी वो तुरंत कर्स स्टील करना शुरू करेगा। उसकी पर्पल एनर्जी जोर से सर्च करती है और उसके साथ ही वो कर्स चुराने लगता है। यहीं पर हमें क्रैश से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली लाइन में पैदा होने के बावजूद एक फेलियर माना जाता है। जैसे ही वो कर्स ऑब्जर्व करता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसकी एबिलिटी ब्लैक हुड एक्टिवेट हो जाती है। जिस पर्सन का कर्स निकाला जा रहा होता है वो काफी शॉक्ड होता है। ये एक ऐसी स्किल है जो दूसरों के कर्स चुराकर उन्हें खुद पर ट्रांसफर कर सकती है। क्रैश के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दिया जाता है। वो ब्लू स्काई जनरेशन का हिस्सा है, जो हीरोज का एक ग्रुप है जो दुनिया के इरोजन के अगेंस्ट लड़ रहा है। उधर लॉर्ड आर्थर, जो अब कर्स से फ्री हो चुका है, अपने कंपेनियन से एक पोशन लेता है ताकि रिकवर कर सके, लेकिन क्रैश को अनबेरेबल पेन होने लगता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। लॉर्ड आर्थर आसमान की तरफ देखता है, थोड़ा वीक होता है लेकिन पहले से काफी बेटर फील कर रहा होता है। तभी अचानक एक स्केलेटल नाइट, जो एक डिमोनिक घोड़े पर सवार होता है, आसमान में अपीयर होता है। उस क्रीचर का लुक काफी डेंजरस होता है। उसका एक हॉर्न टूटा होता है और एक आंख ब्लू ग्लो कर रही होती है। बिना टाइम वेस्ट किए वो माउंटेन्स पर एक जायंट फायरबॉल लॉन्च कर देता है। लॉर्ड आर्थर होपलेस हो जाता है, सोचता है कि इतने कम लोगों के साथ वो ब्लू नाइट से कैसे फाइट कर पाएंगे। उसके बाद उसकी सॉर्ड हाथ से गिर जाती है और वो कहता है कि इस फाइट को जीतना इम्पॉसिबल है। हार मान चुका आर्थर सिग्रैनाबेला और मेरी को अपने पास बुलाता है। सारी लड़कियां मिलकर उसे हक कर लेती हैं। इसी बीच क्रैश हाफते हुए खड़ा होता है और लॉर्ड का नाम पुकारता है। वो काफी गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि हीरो आखिर कर क्या रहा है। लॉर्ड आर्थर, जिसके मुंह से थोड़ा खून बह रहा होता है, कहता है उस चीज को हराने का कोई तरीका नहीं है। घुटनों पर बैठे क्रैश के कान में ह्यूमैनिटी का ग्रेटेस्ट हीरो आर्थर बिल्कुल खाली और डीमोटिवेटेड वर्ड्स बोल रहा होता है, जिसमें विक्ट्री पर जरा सी भी फेथ नहीं होती। लेकिन सिर्फ गिव अप करने का ख्याल ही क्रैश को और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। इसी वजह से लॉर्ड और उसका ग्रुप अपने मरे हुए एलाइज के ढेर की तरफ पीठ कर लेते हैं। क्रैश गुस्से में चिल्लाता है और पूछता है कि सिर्फ अपनी औरतों के साथ रहने के लिए कितने लोग सैक्रिफाइस किए गए। इस पर लड़कियों में से एक क्रैश को चुप रहने को कहती है। शॉन लॉर्ड का डिफेंस करती है, कहती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। वो क्रैश को इंसल्ट करती है और उसे एक पीस ऑफ ट्रैश बोलती है जो सिर्फ स्टील करना जानता है। क्रैश भड़क जाता है और कहता है कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई उसे ट्रैश कहने की। वो लॉर्ड के ग्रुप की तरफ इशारा करता है और पूछता है कि जिस इंसान ने उनकी जान बचाई, उससे ऐसी बात कैसे कह सकते हो। चिल्लाता है कि उसकी एबिलिटी के बिना वो लोग यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते। पागलपन भरी आंखों के साथ वो कहता है कि वो उनकी यादें फ्रेश करवा देता है, स्टार्टिंग विद अबेला। अबेला मैजिक टावर की विच और ब्लू स्काई जनरेशन की मेंबर। लॉर्ड के लिए चिंता करती है। क्रैश उसे याद दिलाता है कि वो मैजिक यूज नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस पर कर्स था जो उसने खुद स्टील किया था। जब वो उस कर्स के पेन से गुजर रहा था, तब अबेला ने उस पर अटैक कर दिया था जब वो पेन किलर्स लेने गया था। अबेला का चेहरा शॉक से भर जाता है, उसे पास्ट याद आ जाता है। क्रैश कहता है कि दूसरों को इग्नोर करने वाली उसकी आदत कभी बदली नहीं है। उसके बाद वो मेरी डयाना की तरफ मुड़ता है, जो एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीयर है। वो उसे एक ब्रेनलेस इडियट बोलता है जो हर कर्स में फंस जाती है और फिर उसके पास आकर रोती है कि वो कर्स स्टील कर ले। फिर वो प्रिंसेस की बात करता है जिसने उसे ट्रैश कहा था, जबकि उसने उसके लिए अपनी आंखें सैक्रिफाइस कर दी थी। क्रैश पूछता है कि क्या उसे अंदाजा है कि उस वक्त उसे कैसा लगा था जब उसने मदद की, जबकि अकेडमी में वो उसे बुली करती थी क्योंकि वो अलग फैक्शन से था। अकेडमी के टाइम पर उसे काफी मारा पीटा गया था और फेलियर कहा गया था क्योंकि वो फाइट बैक नहीं कर सकता था। फिर भी उसने सारी ह्यूमिलिएशन झेली और उसकी आंखें हील कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लू स्काई जनरेशन का हिस्सा थी और दुनिया को बचाने वाली थी, जबकि वो खुद किंगडम के लिए सिर्फ एक डिस्ग्रेस था, एक कंप्लीट फेलियर जिसमें फाइटिंग का कोई टैलेंट नहीं था। यहीं से वो सोचता है कि इतने टाइम तक उनकी गंदी प्रॉब्लम्स क्लीन करने का पॉइंट क्या था। लॉर्ड आर्थर कहता है कि अगर कोई और होता तो शायद इम्पॉसिबल होता, लेकिन क्रैश को ही दुनिया बचानी चाहिए। एमसी को याद आता है कि कैसे वो लॉर्ड को एक महान हीरो और लीडर मानता था। वो उसे फ्रंट लाइंस पर देखता था और डिसाइड किया था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसीलिए वो पूछता है कि जब वो एंड तक पहुंच गए हैं, तब हीरो इतनी आसानी से गिव अप क्यों कर रहा है। लॉर्ड कहता है कि जब दुनिया वैसे भी खत्म होने वाली है तो अब सच बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो रिवील करता है कि दुनिया ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो सब कुछ बिगिनिंग से रीस्टार्ट करने वाला है। एमसी इस आइडिया से बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। आर्थर कंफर्म करता है और कहता है कि ये पहली बार नहीं है जब उसने डिस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस किया। उसके बाद लॉर्ड अपनी स्पेशल एबिलिटी रिवील करता है, रिग्रेशन, और इस बार वो एक टेक्निक ढूंढ चुका है जिसमें 3 लड़कियां अपनी मेमोरीज के साथ वापस आ सकती हैं। एमसी पूरा प्लान समझ जाता है। अगर सब लोग अपने एक्सपीरियंस के साथ रीस्टार्ट करें तो नेक्स्ट टाइम डिस्ट्रक्शन रोकने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। आर्थर कहता है कि वो सब कुछ स्क्रैच से रीस्टार्ट करेगा, लेकिन सिर्फ उन 3 लड़कियों के साथ। एमसी कंफ्यूज्ड हो जाता है और पूछता है कि उसका क्या होगा। एक सैडिस्टिक स्माइल के साथ लॉर्ड वर्स्ट पॉसिबल न्यूज देने के लिए रेडी होता है। वो बस कहता है कि क्रैश अब उसके प्लान्स के लिए नेसेसरी नहीं है। ये सुनते ही एमसी की दुनिया टूट जाती है। लॉर्ड मान लेता है कि ब्लैक हुड एबिलिटी काफी यूजफुल थी क्योंकि वो ऐसे कर्सेस स्टील कर सकती थी जो नॉर्मली ब्रेक नहीं हो सकते, लेकिन आर्थर कहता है कि किसी ऐसे इंसान के साथ रिग्रेस करने का क्या फायदा जो ऑलरेडी पूरी तरह से ब्रोकन है। इसलिए उसे लगता है कि नेक्स्ट लाइफ में एक नया क्लीन वर्जन ऑफ क्रैश
क्रैश लेना ज्यादा एफिशिएंट होगा। एमसी समझ जाता है कि उसे पूरे टाइम एक डिस्पोजेबल आइटम की तरह यूज किया गया। प्लान शुरू से ही उसे छोड़ देने का था। लॉर्ड ये भी कहता है कि वो नेक्स्ट लाइफ में भी उसे यूज करेगा और उसके बाद वाली में भी, और एक सिनिकल फेयरवेल देता है। डेस्परेट होकर एमसी ग्रुप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और उसे याद आता है कि कहीं न कहीं वो पहले से ही जानता था कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर आर्थर सच में एक दोस्त होता तो वो कभी भी क्रैश को सबके द्वारा इग्नोर होने नहीं देता। लास्ट डेस्परेशन में वो चिल्लाता है और आर्थर से कहता है कि उसे साथ ले जाए। धीरे धीरे उसकी कॉन्शियसनेस फेड होने लगती है स्ट्रेंथ के साथ। इस रेट पर उसे लगता है कि दुनिया खत्म होने से पहले ही वो मर जाएगा, लेकिन एमसी इतना पैथेटिक एंड एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। उसे याद आता है कि ब्लैक हुड सिर्फ कर्सेस ही नहीं, एबिलिटीज भी स्टील कर सकता है। इस सिचुएशन के सामने वो सब कुछ दांव पर लगाने का डिसीजन लेता है और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है। उधर आर्थर और लड़कियां रिग्रेशन प्रोसेस कंटिन्यू करती रहती हैं। तभी अचानक एक डार्क एनर्जी क्रैश के बॉडी से निकलती है और आगे बढ़ती है। एक ट्रायम्फेंट स्माइल के साथ वो समझ जाता है कि उसका प्लान काम कर गया। पर्पल एनर्जी पूरी तरह से लॉर्ड आर्थर के बॉडी को एनवेलप कर लेती है। उसका गोल सिर्फ एक, तो उस गद्दार से रिग्रेशन एबिलिटी चुराना। लॉर्ड शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या एमसी अभी भी गिव अप नहीं कर रहा। क्रैश कहता है कि वो काउंटलेस डिस्ट्रक्शंस आर्थर के साथ जी चुका है और हर बार जब वो यूजलेस हो जाता था उसे छोड़ दिया जाता था। इसीलिए अब वो आर्थर को बताता है कि इस बार अबैंडन होने की बारी उसकी है। पागल सी मुस्कान के साथ वो मानता है कि शायद वो सच में इंसेन है। वो ब्लू नाइट की तरफ इशारा करता है और याद दिलाता है कि दुनिया का रुइन होना ऑलरेडी तय है। जायंट नाइट ऊपर से सब कुछ अपनी कोल्ड कैलकुलेटिंग नजर से देख रहा होता है। आर्थर क्रैश की डिटर्मिनेशन और उसके प्लान से डर जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो एमसी के पागलपन को समझता है, लेकिन एमसी को उस गद्दार के ओपिनियन की कोई परवाह नहीं होती। वो कहता है कि अगर आर्थर दुनिया नहीं बचाएगा तो वो खुद नेक्स्ट लाइफ में ये काम करेगा। इतना कहकर एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है और रिग्रेशन एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। वो पावर को अपने बॉडी में दौड़ता हुआ महसूस करता है और उसका माइंड टाइम के थ्रू ट्रैवल करने लगता है। अचानक वो आंखें खोलता है। सीन के अचानक बदलने से स्टार्टल्ड एमसी एक बच्चे के रोने की आवाज से उठता है, एक बहुत ही लग्जूरियस जगह पर। वो कंफ्यूज्ड होता है, समझ नहीं पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इधर उधर देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो एक बहुत फैंसी और वेल डेकोरेटेड रूम में है। जगह फेमिलियर लगती है, लेकिन मेमोरी अभी भी थोड़ी जम्बल्ड होती है। थोड़ी देर में उसे समझ आता है कि वो फिर से एक बच्चा बन चुका है और उसी घर में है जहां वो पहले रहता था। एक सिस्टम स्क्रीन कंफर्म करती है कि रिग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। वो अपने 13 ईयर ओल्ड सेल्फ में वापस आ चुका है। यहीं से हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि वर्ल्ड्स इरोजन एक ऐसा फेनोमेनन है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और दूसरे डायमेंशन से स्पीशीज दुनिया पर इन्वेड कर लेती हैं। इन क्रीचर्स में से कुछ बिल्कुल ह्यूमंस जैसे दिखते हैं। ये भयंकर मॉन्स्टर्स अलग अलग शेप्स और साइजेस में अपीयर होते हैं। इन्हें वर्ल्ड एरोडर्स कहा जाता है और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसी वजह से नॉर्मल ह्यूमंस के पास कोई चांस नहीं होता और वो सिर्फ भाग सकते हैं या मदद के लिए चिल्लाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कांस्टेंट थ्रेट का सामना सीधा हेड ऑन करते हैं। वो मैजिक और स्वॉर्ड्स का यूज करके ह्यूमैनिटी को एक्सटिंक्शन से बचाते हैं। ये हीरोज अपनी जान रिस्क पर लगाकर एपिक बैटल्स लड़ते हैं ताकि दुनिया को बचा सके। इस एलीट ग्रुप को ब्लू स्काई जेनरेशन कहा जाता है और हमारा एमसी भी इसका हिस्सा था। एक वीक बॉडी के साथ जो सिर्फ कर्सेस सील कर सकती थी, उसने भी जेनरेशन ज्वाइन की। इसीलिए उसे कर्सेस का लाइटनिंग रॉड बना दिया गया और आखिर में उससे बिट्रे कर दिया गया। जब वो अपनी मिजरेबल लाइफ याद करता है तब वो अपने बेड पर उठता है। पूरी तरह कंफ्यूज्ड वो आसपास देखता है और पहचान लेता है कि ये उसका पुराना रूम है। आरएमसी को वेदर चेंज अजीब लगता है क्योंकि पहले विंटर था और अब गर्म समर है। वो इस जगह को एज्योर पाइन मैंशन के रूप में पहचान लेता है जहां वो बचपन में रहता था। इसका मतलब यह है कि उसका फाइनल गैम्बल आर्थर पर ब्लैक हुड यूज करना काम कर गया। उसने सच में रिग्रेशन एबिलिटी चुरा ली थी। आरएमसी शॉक्ड भी है और रिलीव्ड भी इस अनएक्सपेक्टेड आउटकम से, लेकिन वो सोचता है कि उसने ये एबिलिटी चुरा कैसे ली। बहुत लोग मानते हैं कि ब्लैक हुड एक स्किल है जो फ्रीली यूज की जा सकती है, लेकिन ये बाकी एबिलिटीज के मुकाबले एक बहुत बड़ा फ्लॉ रखती है। ब्लैक हुड से किसी टारगेट को स्टील करने के लिए एक्टिवेशन के टाइम जो लॉक जनरेट होता है उसे अनलॉक करना पड़ता है। ये लॉक इस बात पर बेस्ड होता है कि ओनर अपने टारगेट को कितनी वैल्यू देता है। एक सिंपल रॉक भी स्टील करना मुश्किल हो जाता है अगर ओनर उसे प्रेशियस मानता हो। इसलिए ओपोनेंट के लिए जो चीजें वैल्यूबल होती हैं, जैसे स्किल्स, उन्हें स्टील करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जितनी ज्यादा वैल्यू उतनी ज्यादा कंडीशंस अपीयर होती हैं और थेफ्ट और भी हार्ड हो जाता है। इस बात को सोचते हुए वो वंडर करता है कि उस वक्त आर्थर के साथ क्या चल रहा था। उसे याद आता है कि ब्लैक हुड एक्टिवेट हुआ था, लेकिन उसने कोई लॉक अपीयर होते हुए नहीं देखा। लॉक का ना होना इस बात का प्रूफ है कि आर्थर सच में उस स्किल से छुटकारा पाना चाहता था। एमसी को यकीन नहीं होता कि हीरोज का किंग रिग्रेशन जैसी स्किल को बस फेंक देगा। पास्ट को याद करते हुए उसे रियलाइज होता है कि आर्थर कभी कभी अजीब बिहेव करता था,
हीरो थका थका सा लगता था, जैसे दुनिया बचाना बस एक बोरिंग चोर हो। एक ही डूम्ड वर्ल्ड को बार बार रिपीट करना किसी को भी मेंटली तोड़ सकता है। इसीलिए आर्थर के लिए रिग्रेशन एक टेरेबल कर्स के अलावा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से वो अपनी मेमोरीज 3 लड़कियों को पास करना चाहता था और खुद मूव ऑन करना चाहता था। इस तरह वो लोग साथ में रिग्रेस कर सकते थे और आर्थर फिर से पीछे छूट जाता। ब्लैक हुड से स्किल स्टील हो जाना एक भयानक बात का मतलब है। इसका मतलब यह है कि आर्थर रूइंड वर्ल्ड में अपनी मेन एबिलिटी के बिना फंस गया था। वो ब्लू नाइट के मीटियोर शावर से हिट हुआ और ऑलमोस्ट पक्का है कि वहीं उसका एंड था। क्रिश कहता है कि उसने वही स्किल ले ली जो आर्थर इतनी बुरी तरह से छोड़ना चाहता था और उसे ग्रेटफुल होना चाहिए। एमसी एक बिटर लाफ निकालता है अपने साथ हुई सारी इनजस्टिस के बारे में सोचते हुए। उसे याद आता है कि कैसे उसे हमेशा ग्रुप से अलग रखा गया। लोग ऐसे बिहेव करते थे जैसे कर्सेस एब्जॉर्ब करना आसान हो, उसके दर्द को इग्नोर करते हुए। किसी ने भी एक टीममेट के सफरिंग की परवाह नहीं की। गुस्से के आंसुओं के साथ वो सारी ह्यूमिलिएशन याद करता है जो उसने झेली थी। इसी वजह से वो आर्थर को कर्स करता है और कहता है कि हीरो को वही मिला जो वो डिजर्व करता था। पास्ट में वापस आकर वो मिरर में देखता है और अपनी यंग अपीयरेंस नोटिस करता है। वो लगभग 10 साल का है। हाइट छोटी है लेकिन एज के हिसाब से मसल्स ठीक ठाक है। ये वॉलहेम फैमिली में सरवाइव करने के लिए रोज ट्रेनिंग का रिजल्ट था। तब उसे रियलाइज होता है कि वो प्रूविंग सेरेमनी के तुरंत बाद मैंशन में है। इस सेरेमनी में हर फैमिली मेंबर की किस्मत डिसाइड होती है। जितना बेटर कॉन्ट्रैक्टर उतना ही हाई लेवल गॉड उसे चूज करता है। लेकिन एमसी एक एक्सेप्शन था, क्योंकि उसके पास कोई टैलेंट नहीं था, कोई गॉड उसे चूज नहीं किया। इसीलिए उसे फैमिली के मेन हाउस से निकाल दिया गया और एज्योर पाइन मैंशन फेलियर्स की जगह भेज दिया गया। अब वो फैमिली का सबसे बड़ा फेलियर फिर से इसी नफरत भरी जगह पर है। लेकिन अब वो अकेला इंसान है जो दुनिया के आने वाले एंड के बारे में जानता है। एक ऐसा एंड जिसे पावरफुल ब्लू स्काई जनरेशन भी नहीं रोक पाई थी। विंडो के बाहर देखते हुए वो सोचता है कि क्या वो दुनिया के एंड को रोक सकता है। उसके दिमाग में डिस्ट्रक्शन का डार्क विजन आता है जिसमें अलग अलग मॉन्स्टर्स होते हैं। गुस्से में वो विंडो पर पंच करता है और डिसाइड करता है कि वो बस बैठकर रोएगा नहीं। ये बात नहीं है कि वो कर पाएगा या नहीं, उसे करना ही होगा, क्योंकि उसने इसके लिए बहुत कुछ सहा है। आखिर अगर दुनिया डिस्ट्रॉय होती है तो वो भी उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। डिटर्मिन्ड लुक के साथ उसे पता है कि फाइट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी तरह डिस्ट्रक्शन को रोकने का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। अचानक एक आवाज उसे यंग मास्टर बुलाती है और एक ओल्ड बटलर अपीयर होता है। आरएमसी अरूटो को देखकर खुश हो जाता है और रियलाइज करता है कि वो अभी जिंदा है। अरूटो मैंशन का अकेला बटलर था और फेलियर होने के बावजूद एमसी का ख्याल रखता था। लेकिन एमसी को याद आता है कि यही अरियोटो था जिसने उसके भाई के ऑर्डर्स पर उसे पॉइजन दिया था। एक क्रेज्ड लुक के साथ वो सोचता है कि ओल्ड मैन कब पॉइजन यूज करेगा। इसी बटलर ने जब वो 14 का था तब उसे पॉइजन पिलाया था और इसी से उसे बिट्रेल का पहला लेसन मिला था। उसके बाद उसे और भी बहुत लोग याद आते हैं जिन्होंने उसे बिट्रे किया। उसकी अपनी फैमिली तक उसे डिस्पाइस करती थी और उसे एक नोबडी की तरह ट्रीट करती थी। 2 आदमी हैरान होते हैं जब एक सिर्फ 15 साल की लड़की नाइट्स को डिफीट कर रही होती है। ये शार्लेट वॉलहेम है, एमसी की बड़ी हाफ सिस्टर और एक ट्रू स्वॉर्ड सेंट। दोनों आदमी उसके टैलेंट पर कमेंट करते हैं जो 1000 साल में एक बार पैदा होता है। इसी बीच दूसरा हाफ ब्रदर बरोइन वॉलहेम कॉम्प्लीमेंट से काफी अनॉयड लगता है। उसकी आंखों में नफरत चमक रही होती है और वो स्वेयर करता है कि वो उसकी पूरी ब्लड लाइन को खत्म कर देगा। लेकिन वो जानता है कि शार्लेट एक बहुत बड़ा रिस्क है और उसकी मां भी बहुत पावरफुल है। इसलिए उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, फैमिली का यूजलेस फेलियर यानी एमसी। वो डिसाइड करता है कि अपना प्लान एमसी को खत्म करके शुरू करेगा। बरोइन अरियोटो से बात करता है और कहता है कि बटलर का पाथ भी क्रिश की वजह से ब्लॉक्ड है। वो पॉइजन ऑफर करता है और प्रॉमिस करता है कि अरियोटो की बेटी के प्रॉब्लम्स और उसकी डेथ सॉल्व कर देगा। बटलर हेजिटेट करता है और कहता है कि उसने क्रिश को अपने बेटे की तरह पाला है और वो ऐसा नहीं कर सकता। ठंडी आवाज में बरोइन सिर्फ अरियोटो का नाम लेता है उसे प्रेशर में डालने के लिए। फिर वो पूछता है कि क्या वो बटलर किसी और के बच्चे को अपनी बेटी से ज्यादा चूज करेगा। इस इम्पॉसिबल चॉइस के सामने अरियोटो के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह बटलर एमसी के खाने में पॉइजन मिला देता है और उसकी किस्मत सील हो जाती है। बटलर का हाथ कांप रहा होता है जब वो ये एक्ट करने जा रहा होता है। आरएमसी शॉक में अरियोटो को देखता है जो इंजर्ड है और उसकी बाहों में होता है। अपनी आखिरी ताकत से वो यंग मास्टर से माफी मांगता है जिसे वो अपने बेटे की तरह प्यार करता था। वो उस लड़के को बिट्रे करने का रिग्रेट करता है। उसके बाद उसका हाथ बेजान जमीन पर गिर जाता है जो उसकी जर्नी के एंड को मार्क करता है।
डेवस्टेटेड एमसी सोचता है कि उसने ऐसा क्या किया था जो उसे इतना दर्द मिला। असल में अरियोटो गिल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुद ही पॉइजन स्ट्यू खा लिया था। प्रेजेंट में वापस आकर क्रिश बटलर का सामना करता है। बटलर डम एक्ट करता है, लेकिन लड़का पूछता है कि क्या उसे लगा था वो कुछ भी नहीं जानता होगा। एमसी रियलाइज करता है कि वो फिर से बटलर को कॉर्नर कर रहा है, इसलिए वो टैक्टिक्स चेंज करता है। वो कहता है कि अगर वो फेलियर नहीं होता तो अरियोटो को कभी ऐसा ऑर्डर नहीं मिलता। अरियोटो कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था लड़का रोएगा या गुस्सा करेगा, लेकिन यंग मास्टर का रिएक्शन बिल्कुल अलग होता है। इसके बदले क्रिश उसे फॉलो करने को कहता है, बटलर को पूरी तरह सरप्राइज्ड छोड़कर। फिर एमसी एक अजीब ऑर्डर देता है और अरियोटो को वॉल काटने को कहता है। क्रिश चैलेंज करता है कि वॉल काटना उसके लिए आसान होना चाहिए, और अरियोटो बिना हिचकिचाए मान जाता है। वो पूरी ताकत से अटैक करने के लिए पोजीशन लेता है और एक जायंट स्वॉर्ड निकालता है जो इंटेंस पर्पल ऑरा से ग्लो कर रही होती है। वेपन बहुत पावरफुल लगता है और अटैक के लिए बिल्कुल रेडी होता है। एक स्विफ्ट मूवमेंट के साथ वो लाइब्रेरी वॉल पर एक प्रिसाइज स्लैश करता है। रिजल्ट में एक परफेक्ट होल बन जाता है और एक सीक्रेट पैसेज रिवील हो जाता है। क्रिश कट की तारीफ करता है। अरियोटो सीक्रेट पैसेज देखकर शॉक्ड हो जाता है, जबकि एमसी उसे अच्छा काम करने पर कॉन्ग्रेचुलेट करता है। बटलर लड़के को देखता है और सोचता है कि वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसे रियलाइज होता है कि यंग मास्टर कल के मुकाबले बिल्कुल डिफरेंट है। फिर लड़का एक लॉक्ड डोर के सामने रुकता है और बटलर वंडर करता है कि वहां क्या हुआ था। एमसी डोर को घूरता है और कहता है कि उसे पुराने दिन याद मत दिलाओ। उसे याद आता है कि आग लगने के बाद वहां सब कुछ राख बन गया था, लेकिन इस बार वो टाइम में पीछे आ गया है, उस डिजास्टर से पहले। सिचुएशन देखकर बटलर चेन्स काटने की ऑफर करता है, लेकिन क्रिश मना कर देता है। इस बार वो अपनी खुद की स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा। वो अपनी एबिलिटी ब्लैक हुड एक्टिवेट करता है। सिनिस्टर शैडोज क्रिश से निकलकर डोर के लॉक को डिवॉर करने लगते हैं। पल भर में ही चेन्स और लॉक टूट जाते हैं और बटलर डरा हुआ रह जाता है। आरएमसी लॉक को जमीन पर फेंक देता है और अरियोटो पूछता है कि क्या उसने किसी गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्रिश सोचता है कि स्टोरी के इस पॉइंट पर उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वो झूठ बोलता है और कहता है कि उसने एक माइनर गॉड के साथ पैक्ट किया है और अरियोटो अपने फादर को बता सकता है। बटलर यंग मास्टर के जवाब से बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता है। अरियोटो को याद आता है कि कल तक लड़के की आंखों में एक खाली सा लुक था, जैसे उसकी जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। वो मानता है कि गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट ने लड़के को रातों रात बदल दिया है और अब उसके पास नए स्किल्स होंगे। वो सोचता है कि क्रिश के वेन्स में भी जीनियस शार्लेट का ही खून बह रहा है और अब उसमें पोटेंशियल है। डिटर्मिन्ड लुक के साथ अरियोटो दांत पीसता है, जैसे उसने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया हो। कुछ ही पल बाद बटलर यंग मास्टर को बुलाकर उसका ध्यान खींचता है। झुककर बो करते हुए वो कसम खाता है कि लड़का जो शुरू करेगा उसे पूरा करने तक वो कुछ भी नहीं बोलेगा। अवर एमसी को रियलाइज होता है कि ये रिग्रेशन का एक नुकसान है। पास्ट से अलग एक्शंस लेने की वजह से आरियोटो का बिहेवियर भी बदल रहा है, लेकिन उस आरियोटो की यादें जिसने उसे बिट्रे किया था और जो उसकी बाहों में मर गया था, अभी भी उसके दिमाग में जिंदा हैं। क्रश सोचता है कि क्या आर्थर ने जानबूझकर उसे स्किल चुराने दी थी, और फिर आरियोटो की लॉयल्टी इंश्योर करने के लिए एक प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि जब तक वो यहाँ है सबसे अच्छा ये होगा कि वो अपने यूज के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉन्स बढ़ा ले। हावर एमसी आरियोटो से कहता है कि वो जो चाहे करे, क्योंकि वो बाद में उसकी बेटी के ट्रीटमेंट के बारे में सोचेगा। अभी के लिए टॉप प्रायोरिटी सीक्रेट लाइब्रेरी है। इतना कहते ही डोर एक इंटेंस ग्लो के साथ खुलता है और अंदर का सीन रिवील होता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, पूरी तरह शॉक हो जाता है। लाइब्रेरी के अंदर से एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होती है जो लड़के को पीछे फेंक देती है। वो हाँफ रहा होता है और ठंडी पसीने से भीग जाता है। उस इमेंस पावर का प्रेशर महसूस करके वो सोचता है कि उसने कई कर्सेस देखे हैं, लेकिन ये वाला उसे पूरा का पूरा कंपा देता है। उसे पूरा यकीन है कि उसका मैनुअल यहीं मौजूद है। दोनों बुक से भरी शेल्फ्स को देखते हैं और उनमें से एक सिनिस्टर फायरी ऑरा निकलता हुआ दिखाई देता है। कुछ ही पल बाद वो सही बुक को स्पॉट करता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे मिल गई। ये अजूर पाइन पवेलियन की सीक्रेट लाइब्रेरी है, जहां फेल्ड एंसेस्टर्स की यादें संभाल कर रखी गई हैं। ये स्किल्स नहीं है, बल्कि उन ह्यूमंस का रिजल्ट हैं जिन्होंने मैक्सिमम पावर अचीव करने के लिए मैनुअल्स लिखे थे। शुरू में कोई भी यहाँ आ सकता था, लेकिन एक इंसान की वजह से ये जगह सीक्रेट बन गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि वाल्हिस डियरिसहाइम था, जो फैमिली का सबसे ज्यादा फियर्ड एंसेस्टर था। वाल्हिस को वॉलहाइम फैमिली के इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता था, लेकिन वो दुनिया के इरोजन से कंज्यूम हो गया और सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन गया। हवर एमसी दांत पीसता है, क्योंकि ये सीक्रेट मैनुअल इसी फेलियर ने छोड़ा था। मुस्कुराते हुए वो बुक उठाता है और कहता है कि थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब मैनुअल उसका है।
उसका पूरा नाम डियरिस वॉलहाइम था, जो सभी एंसेस्टर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था। वो फैमिली के इतिहास का सबसे बड़ा फेलियर भी था और सबसे स्ट्रॉन्ग फिगर भी। उसके वक्त दुनिया के सबसे बड़े मेजर्स ने उसकी इमेंस पावर को चैलेंज करने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना जरा सी मेहनत के एक ही हाथ से उनकी मैजिक डिस्ट्रॉय कर दी। सडिस्टिक स्माइल के साथ वो अपने हर ओपोनेंट को आसानी से डोमिनेट करता था। उसके विक्टिम्स में से एक जमीन पर गिरा हुआ होता है जब ये रिवील होता है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। उसकी सीक्रेट टेक्निक को एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन कहा जाता था। इरोजन को अब्सॉर्ब करके उसने मैडनेस की एक सीक्रेट टेक्निक यूज की ताकि उस पावर को वील्ड कर सके। क्रश बुक को पकड़कर सोचता है कि क्या डियरिस इरोजन को कंट्रोल न कर पाने की वजह से पागल हो गया था। उसे याद आता है कि जब उसे कर्स से हिट हुआ था तब उसने ब्लैक हुड का यूज करके उसे वीकन किया था। बुक हाथ में लेकर वो रियलाइज करता है कि वो ब्लड पॉइजन के लिए भी वही प्रिंसिपल यूज कर सकता है। आइडिया यह है कि एक ऐसी कर्स को स्टील किया जाए जो आउटबर्स्ट्स को कंट्रोल करती हो और उससे दूसरी कर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाए। इस तरह दो ऑपोजिट फोर्सेस एक पावर कॉन्फ्रंटेशन में क्लैश करती हैं। वहीं से एक नई एनर्जी इमर्ज होती है जो दोनों के फ्यूजन से पैदा होती है और कुछ बिल्कुल नया बना देती है। हवर एमसी को रियलाइज होता है कि इस मेथड से वो भी डियरिस जितना स्ट्रांग बन सकता है। फिर वो आरियोटो की तरफ मुड़ता है और उसे बुलाकर अपने अगले ऑर्डर्स देता है। आज से वो ऑर्डर देता है कि किसी भी हाल में कोई भी अजूर पाइन मैंशन के अंदर एंटर नहीं करेगा। बटलर बिना किसी सवाल के ऑर्डर एक्सेप्ट करता है और उसे तुरंत कैरी आउट करने चला जाता है। आरियोटो डिसाइड करता है कि वो बैरॉन का प्रपोजल ठुकराकर यंग मास्टर का एहसान चुकाएगा। आखिर अब से उसका असली मास्टर यंग क्रश ही है। कहीं और बैरॉन गुस्से से पागल हो जाता है और सब कुछ तोड़ फोड़ देता है जब उसे पता चलता है कि आरियोटो ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। वो जीनियस चार्ला के बारे में एक न्यूज़पेपर देखता है और कंप्लेन करता है कि वो फेलियर दोनों ही उसे बहुत इरिटेट करते हैं। वो चार्लेट की मां के खून को ब्लेम करता है जो उसकी बहन लिलिश के साथ उसकी डायरेक्ट लीनेज में इंटरफेयर करता है। लिलिश नाम की औरत के चेहरे पर भी रिजेंटमेंट भरा हुआ होता है। इतनी फ्रस्ट्रेशन के चलते बैरॉन गुस्से में दांत पीसता है। तभी एक सर्वेंट उसके पीछे अपीयर होता है और पूछता है कि क्या मास्टर बैरॉन ने उसे बुलाया था। बैरॉन सर्वेंट को मैंशन भेजता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि बटलर ने अपना डिसीजन क्यों बदला। सर्वेंट वापस आता और बताता है कि वो अंदर जा ही नहीं पाया, जो बैरॉन को काफी कंफ्यूज कर देता है। वो एक्सप्लेन करता है कि यंग मास्टर के बटलर ने एंट्रेंस ब्लॉक कर दी है और किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहा। बैरॉन ये जानकर और भी फ्यूरियस हो जाता है कि बटलर ने फैमिली के हेड तक को अंदर आने नहीं दिया। वो क्रश को कर्स करता है, उसे एरोगेंट फेलियर बोलता है, जबकि हवर एमसी एक पर्पल ऑरा के बीच मेडिटेट कर रहा होता है। लड़का पूरी तरह फोकस्ड है अपनी ट्रेनिंग ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। एक पंच के साथ वो पावर महसूस करता है और सोचता है कि क्या वो फाइनली एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच गया है। ऑरा के कई रेल्म्स होते हैं। पहला यूजर लेवल, जहां बेसिक सीखे जाते हैं। दूसरा होता है एक्सपर्ट लेवल, जो जीनियसेस और कॉमन लोगों के बीच की लाइन होती है। वो सोचता है कि शार्लेट, जो उससे सिर्फ 2 साल बड़ी है, ऑलरेडी लगभग ऑरा मास्टर बन चुकी है। इतना बड़ा टैलेंट होने के बावजूद वो भी डिस्ट्रक्शन। वो अपनी बहन से अपनी तुलना करता है और सोचता है कि क्या वो दुनिया को प्रोटेक्ट कर पाएगा। इस हाल में आरएमसी गहरी सोच में डूब जाता है और बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जमीन की तरफ देखता है। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि अगर ट्राई नहीं करेगा तो कभी पता ही नहीं चलेगा। वो खुद को तसल्ली देता है क्योंकि रिग्रेशन से पहले वो कर्स की वजह से ऑला यूज भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब चीजें अलग हैं और चाहे वो शार्लेट से कंपेयर ना भी हो पाए, आरएमसी एक और फेलियर जैसे ही छोड़े गए सीक्रेट मैनुअल के साथ ग्रो कर सकता है। डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ वो खुद से कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। उसके दिमाग में अपने फ्यूचर का एक विजन आता है जहां वो बड़ा हो चुका है और एक पावरफुल ऑरा से घिरा हुआ है। वो कहता है कि फिलहाल के लिए इतना काफी है। तभी आरियोटो एक टाउल के साथ आता है और एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचने पर उसे बधाई देता है। आरएमसी टाउल ले लेता है और कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है इस पर हंगामा करना। अपने आप को सुखाते हुए वो बटलर से पूछता है कि वो वहां क्यों इंतजार कर रहा था। बटलर झुककर अनाउंस करता है कि उसकी फियोंसे लेडी बियांका हार्डनहार्ट मैंशन में आ चुकी है। ये सुनते ही आरएमसी पूरी तरह शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है। उसे याद आता है कि फ्यूचर में बियांका को व्हाइट डीमन कहा जाता था, एक बहुत ही डरावनी हस्ती। वो इरोडर्स की लीडर बनी थी और हेवेंस के 10 स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक को हरा दिया था। लेकिन अब वो सिर्फ हार्डनहार्ट फैमिली की सबसे छोटी बेटी है, एक नॉर्मल सी छोटी लड़की। गेट पर खड़ी लड़की को देखकर वो समझ जाता है कि ये एक पॉलिटिकल मैरिज है, एक ऐसा डील जिसमें वॉलहाइम फैमिली एक नोबडी से छुटकारा पा लेती है और नॉर्थ के साथ अलायंस हासिल कर लेती है। मुस्कुराते हुए आरएमसी सोचता है कि दोनों को उनकी फैमिलीज कन्वीनियंट तरीके से यूज कर रही हैं। असल में उसके पास पहले से ही बियांका से डिस्कस करने के लिए कुछ था और उसे हैरानी होती है कि वो खुद उसके पास आ गई। बियांका हार्डनहार्ट उस फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट को रूल करती है। अपनी मां के इन्फ्लुएंस की वजह से जो कर्स्ड थी, बियांका एक बड़ी प्रॉब्लम के साथ पैदा हुई। पैदा होते ही बियांका एक कर्स से अफ्लिक्टेड थी जिसे स्नो डॉल कहा जाता था।
ये कर्स उसकी सोल तक पहुंच चुका था, इसलिए इसे नॉर्मल तरीकों से तोड़ा नहीं जा सकता था। अपनी मां की जान के बदले पैदा हुई एक कर्स चाइल्ड होने की वजह से उसकी सिचुएशन काफी दुख भरी थी। इसीलिए बियांका को उसकी अपनी फैमिली के अंदर भी काफी कोल्ड ट्रीटमेंट मिलता था। ये सब सोचते हुए आरएमसी वंडर करता है कि क्या लड़की किसी वजह से उससे नफरत करती है। वो उम्मीद करता है कि ये उसके प्लान में इंटरफेयर न करे, क्योंकि वो उसका कर्स चुरा कर अपने लिए लेना चाहता है। आखिरकार स्नोडॉल वही कर्स है जो एक्सट्रीम ब्लड पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए उसे चाहिए। आरएमसी अपनी इंटेंस ट्रेनिंग का पसीना पोंछते हुए बटलर को थैंक्स करता है। वो आरियोटो से कहता है कि लड़की को मैंशन के अंदर ले आए और थोड़ी देर वेट करने को कहे। यहीं से 5 महीने पहले की एक मेमोरी याद आती है, जहां क्रश ने बियांका के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। वो उस पर चिल्लाया था, उसे बाहर निकल जाने को कहा था और बोला था कि वो सिर्फ उसकी फैमिली की पावर में इंटरेस्टेड है। लड़की ह्यूमिलिएशन के बाद उदास लेकिन बहुत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ खड़ी होती है। बिना कुछ कहे वो बस मुड़कर रूम से चली जाती है। बियांका अपने मन में सोचती है कि वो यहाँ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि वो उसके साथ रहना चाहती थी। फ्लैशबैक में उसका पिता कहता है कि फैमिली के सर्वाइव करने के लिए उसे वॉलहाइम से शादी करनी होगी। वो उसकी ठोड़ी पकड़कर बहुत ठंडे और कैलकुलेटिव तरीके से उसका नाम लेता है। लड़की जानती है कि उसके घर का फेट उस पर डिपेंड करता है और उसे जो भी करना पड़े करना होगा। अगर अरेंज मैरिज ना होती तो वो कभी भी क्रश जैसे सिनिकल लूजर से डील नहीं करती। लड़की अपने कपड़ों को जोर से पकड़ लेती है, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा दिखाते हुए। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि एंगेजमेंट को रिजेक्ट करने वाली वो खुद होगी, ना कि दूसरी तरफ से होगा। प्रेजेंट में वापस आकर आरएमसी याद करता है कि वो कितना बड़ा जग था और एक गहरी सांस छोड़ता है। मुस्कुराते हुए वो गर्म चाय के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो मेट से बात करेगा। बियांका लड़के के अचानक बदले हुए एटीट्यूड से पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है। फिर आरएमसी उसे गार्डन में थोड़ी देर वॉक के लिए इनवाइट करता है ताकि वो रिलैक्स कर सके। वो आरियतों से मैकेडेमिया कुकीज लाने को कहता है और लड़की चुपचाप उसके साथ चल पड़ती है। क्रश कहता है कि उसका जर्नी लंबा रहा होगा और उन्हें ज्यादा बार मिलना चाहिए। बियांका कहती है कि उस जैसे इंसान के लिए उसका टोन फियोंसे से ज्यादा सुपीरियर जैसा लगता है। लड़की बिना कुछ कहे सीरियस और सस्पिशियस नजरों से उसे देखती रहती है। वो सोचती है कि कुछ गलत है क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग इंसान जैसा लग रहा है और उसने कभी कुकीज पसंद होने की बात नहीं की थी। इसी बीच क्रश गार्डन के नज़ारे को एडमायर करता है और लड़की एक सवाल पूछने वाली होती है। वो सीधा पूछती है कि क्या वो सच में असली क्रश है। दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे को घूरते रहते हैं और उनके बीच में एक टेंस एटमॉस्फेयर बन जाता है। तभी आरएमसी अपना हाथ बढ़ाता है और लड़की के बालों को छू लेता है, जिससे वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। सिनिस्टर ऑरा के साथ वो पूछता है कि क्या वो पहले से इतना अलग लग रहा है। बियांका उससे निकलती इंटेंस ब्लड लस्ट को महसूस करके पूरी तरह डर जाती है। डर के मारे वो तुरंत माफी मांगती है, जबकि आरएमसी रियलाइज करता है कि वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया। वो सोचता है कि उसकी यादें उलझी हुई हैं, लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं भूला। जो चीज उसे बिल्कुल क्लियर याद है वो बियांका के चेहरे का एक्सप्रेशन है। ये वही एक्सप्रेशन था जो उसने नॉर्थ सी पवेलियन में अपनी मौत के दिन दिया था। सिचुएशन को संभालते हुए वो एक बहाना बनाता है और कहता है कि उसने एक गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बियांका उसकी बात मान लेती है और उसकी बड़ी अचीवमेंट पर उसे बधाई देती है। आरएमसी मौका देखकर कहता है कि उसके पास बियांका के लिए एक प्रपोजल है, जिससे वो काफी सरप्राइज हो जाती है। लड़की सोचती है कि वो एंगेजमेंट अनल करने को कहेगा और ये ख्याल लड़के को गुस्सा दिला देता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करना चाहती तो वो समझ सकता है। बियांका उसे काफी इनसिक्योर समझती है। डार्क नजरों से वो लड़के को देखती है और कहती है कि वो उसकी फियोंसे है। उसके बाद वो पूरे यकीन से कहती है कि ये किसी भी हाल में नहीं बदलेगा। आरएमसी इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि आखिरी बार उसने इतने सिंसियर शब्द कब सुने थे। वो खुद को संभालता है और कहता है कि अपनी नई अवेकेंड एबिलिटी के साथ वो कुछ कर सकता है। मुस्कुराते हुए वो अपना हाथ बढ़ाता है और बताता है कि वो उसका स्नोडॉल कर्स लेना चाहता है। लड़की शॉक हो जाती है और याद करती है कि सबसे बड़े एक्सपर्ट्स भी उसका कर्स रिमूव करने में फेल हो गए थे। वो पूछती है कि क्या वो कर्स लेना चाहता है और वो हाँ कहता है और कहता है कि बदले में शायद एंगेजमेंट भी अनल कर दे। बियांका सोचती है कि क्योंकि वो एक फेलियर है, शायद उसके फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स होंगी, इसीलिए वो मानती है कि वो इतना थक चुका है कि अपनी फीलिंग्स मिटा देना चाहता है। लड़की वरिड हो जाती है और सोचती है कि कहीं लड़का मेंटल इश्यूज से तो नहीं गुजर रहा। उसे याद आता है एक मेज का कहना कि जब कोई अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है तो उसका दिमाग बीमार हो जाता है। उसने बताया था कि ऐसा इंसान कोई और ही बन सकता है या अपने खिलाफ कुछ कर सकता है। उसे याद आता है कि मेज ने कहा था कि ये मोमेंट्स बहुत डेंजरस होते हैं और एंड के साइंस होते हैं। उसने एडवाइस दी थी कि ऐसे वक्त पर उस इंसान के साथ रहना चाहिए। इसीलिए वो लड़के का हाथ पकड़ लेती है। बियांका कहती है कि वो इस सब से निकल जाएगा और इमोशंस कंट्रोल करने के लिए कर्स की जरूरत नहीं है। आरएमसी पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है कि वो चीजें गलत समझ रही है। वो वार्न करती है कि वो उसे फ्रीक्वेंटली मिलने आएगी और वो पूछता है क्यों, जबकि वो उसे नफरत करती है। लड़की कहती है कि वो किसी डेंजर में पड़े इंसान को अबैंडन नहीं कर सकती और तब वो रियलाइज करती है कि उसने उसे नफरत करने से इनकार नहीं किया।
आरएमसी समझ जाता है कि वो बहुत स्टबन है और उसने पूरी सिचुएशन को कंप्लीटली गलत समझ लिया है। क्योंकि वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही, वो अपनी एबिलिटी यूज करके कर्स स्टील करने का डिसीजन लेता है। उसकी लॉक बोर्ड स्किल एक्टिवेट होती है और पर्पल एनर्जी लड़की को पूरी तरह घेर लेती है। तभी एक पावरफुल एनर्जी उसके हाथों में मैनिफेस्ट होती है जब वो वर्स्ट के लिए तैयार होती है। इसी बीच एक अनलॉक्ड कंडीशन अपीयर होती है और आरएमसी को बड़ा शॉक लगता है। कर्स स्टील करने की कंडीशन काफी सिंपल होती है, बियांका का फ्रेंड बनना। वो रियलाइज करता है कि ये डबल लॉक है और कर्स उसके जन्म से ही उसका हिस्सा रहा है। वो सोचता है कि उसका फ्रेंड बनना फियोंसे होने से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लड़की के पास इमोशंस ही नहीं है। इसीलिए वो उसे पास में ही रखेगा ताकि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रोकी जा सके और सही मौका ढूंढा जा सके। वो सोचता है कि इस तरह वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी रोक सकता है और कर्स भी ले सकता है, एक तीर से दो निशाने। इसीलिए सबसे अच्छा ये होगा कि वो पहले उसकी बात सुने और वो मान जाता है। कहता है कि उसे ज्यादा बार देखना अच्छा लगेगा। लड़की कहती है कि वो पहले अपने पिता से बात करेगी और फिर वापस आएगी। वो उसे जाते हुए देखता है और सोचता है कि तब तक वो सीक्रेट मैनुअल्स पढ़ेगा, क्योंकि चीजें काफी बिजी होने वाली हैं। अगले दिन वो देखता है कि बॉक्सेस से भरी एक गाड़ी मैंशन के पास आ रही है। गाड़ी सीधा मेन गेट के सामने रुकती है और कई आदमी चीजें उतारने लगते हैं। कुछ ही पलों बाद एक आवाज उसे ग्रीट करती है जो आरएमसी को काफी सरप्राइज कर देती है। ये बियांका होती है, जो कहती है कि उसने आज से यहीं रहना शुरू कर दिया है। आरएमसी ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि वो यहीं शिफ्ट हो रही है। कुछ वक्त बाद वो उठता है और रियलाइज करता है कि उसके पास कोई सो रहा है। वो देखता है कि बियांका उसके बेड पर चैन से सो रही है और थोड़ा सा ड्रूल भी कर रही है। लड़का सोचता है कि क्या लड़की फिर से यहीं सो रही है, जैसे ये एक आदत बन चुकी हो। इतना सोचकर वो जम्हाई लेता है और वॉर्न करता है कि अगर लोगों ने उसे यहाँ देख लिया तो गलत आइडिया बना लेंगे। बियांका उठती है, उसे ग्रीट करती है और पूछती है कि वो यहाँ क्यों है, जो लड़के को काफी अनॉयड कर देता है। इसके बाद वो पूरी तरह अपनी ट्रेनिंग पर फोकस कर लेता है ताकि अपनी नई डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर सके। हमारे एमसी सोचता है कि बियांका को उसके साथ रहने आए हुए कुछ महीने हो चुके हैं। उसे याद आता है वो दिन जब लड़की आई थी और अनाउंस किया था कि अब से वो यही रहेगी। वो पूरी तरह शॉक हो गया था जब उसने ये न्यूज सुनी और उससे कहा गया था कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखे। उसने पूछा था कि क्या वो पहले ही शिफ्ट हो चुकी है और लड़की ने कहा कि उसकी फैमिली ने तुरंत परमिशन दे दी थी। परेशान होते हुए उसने पूछा कि सिर्फ 12 साल की उम्र में अपनी फैमिली से इतनी दूर रहना क्या उसके लिए ठीक होगा। तब उसे रियलाइज हुआ कि क्योंकि उसके पास इमोशंस ही नहीं थे, इसलिए फैमिली की एब्सेंस का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए उसने सोचा कि ये उनके फ्रेंड्स बनने के लिए एक अच्छी कंडीशन हो सकती है। ट्रेनिंग के दौरान उसे रियलाइज होता है कि टाइम बहुत जल्दी बीत गया है और साल खत्म होने वाला है। इसका मतलब है कि लाहलन एकेडमी का ओपनिंग करीब आ रहा है। रिग्रेशन से पहले यही एकेडमी ब्लू स्काई जनरेशन के मेंबर्स को ट्रेन करती थी। अपने पुराने कंपेनियंस को याद करके वो नफरत से दांत पीस लेता है। एक विकेट स्माइल के साथ वो कहता है कि उसे उनकी वीकनेसेस पता है और वो उनकी स्किल्स चुरा सकता है। अगले साल वो 14 का हो जाएगा, इसलिए उसके पास स्ट्रांग होने के लिए सिर्फ 1 साल है। लेकिन उसे नोटिस होता है कि उसका टैलेंट धीरे धीरे लिमिट तक पहुंच रहा है। इस वजह से वो सोचता है कि शायद मैनुअल्स के साथ बिगिनर लेवल ही उसकी मैक्स लिमिट हो। इस बैरियर को तोड़ने के लिए उसे बियांका का कर्स चुराकर ब्लड पॉइजन मास्टर करना होगा। जब वो अपने रूम से बाहर निकलता है तो उसे बियांका वहां बैठी मिलती है और वो पूछता है कि क्या वो फिर से उसका वेट कर रही थी। लड़की कंफर्म करती है और कहती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, जिससे हमारा एमसी थोड़ा टेंस हो जाता है। समर से ही वो उसे हर जगह फॉलो कर रही है, एक छोटी सी चिड़िया की तरह, यहाँ तक कि बाथरूम तक। हमारा एमसी सोचता है कि वो कब उसे फ्रेंड की तरह देखना शुरू करेगी। वो उसे बाहर जाकर खेलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एरियोटा इंटरप्ट करता है और उसे यंग मास्टर कह के बुलाता है। बटलर अनाउंस करता है कि स्टार सैंक्चुरी से एक इन्विटेशन आया है और लड़का क्यूरियस हो जाता है। ये एक ऐसी पार्टी का नाम है जो साल में एक बार माइनर्स के लिए होती है, जिसका पर्पस फ्रेंडशिप्स बनाना होता है। क्रैश को ये इवेंट याद आता है और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए बटलर का शुक्रिया अदा करता है। वो सोचता है कि रिग्रेशन से पहले वो एक रिक्लूज था, इसलिए उसकी यादें थोड़ी वेग हैं। सीरियस लुक के साथ वो सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि उसका भाई भी वहां होगा और वो डिसाइड करता है कि वो जाएगा ताकि एरियोटो फिर से मैनिपुलेट ना हो। हमारा एमसी इन्विटेशन एक्सेप्ट करता है और बियांका कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। बटलर वार्न करता है कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स उसे काफी क्रिटिसाइज करेंगे। हमारा एमसी कहता है कि शायद वो भी टारगेट बन सकती है और सजेस्ट करता है कि शायद उसके लिए ना जाना बेहतर होगा। लेकिन बियांका मना कर देती है और कहती है कि वो किसी भी हाल में उसके साथ जाएगी। आखिरकार स्पार्कल भरी आंखों के साथ वो कहती है कि अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट करना एक फियांसे की ड्यूटी होता है। हमारा एमसी उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है कि उसने फियांसे के रूप में नहीं बल्कि उसके दिल के जज्बात पूछे थे। लड़की उसे एक थॉटफुल एक्सप्रेशन के साथ देखती है और फिर से वो पिटी भरी नजर को नोटिस करती है। वो सोचती है कि
पिछले कुछ महीनों में लड़का उसके साथ काफी अजीब तरीके से काइंड रहा है। वो हमेशा उसका अच्छे से ख्याल रखता है, चाहे वो पूछना हो कि उसे क्या खाना है या फिर ठंड से बचाने के लिए उसे कवर करना। ये वार्मथ उसे कंफर्ट देती है क्योंकि उसके अपने घर में उसे कभी इतनी केयर नहीं मिली। उसकी काइंडनेस इतनी ज्यादा थी कि उसे अब अपना पहला टेरिबल इंप्रेशन भी याद नहीं रहा। इन सब को सोचकर वो उसे देखती है और फर्मली कहती है कि अब वो उसे पसंद आ गया है और वो जा रही है। बियांका ऐड करती है कि ये फियांसे के तौर पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से है, जिससे लड़का शॉक हो जाता है। पूरी तरह स्पीचलेस होकर वो बस उसके डिसीजन से अग्री कर लेता है, बिना जाने के क्या कहे। थोड़ी देर बाद एक कैरेज एक जायंट हॉल के पास रुकती है और वो पूछता है कि क्या ये गैरू हॉल है। जब बियांका उसकी गोद में सो रही होती है, वो सोचता है कि क्या इन लोगों के पास पैसा जलाने के लिए है जो इतनी फेमस जगह रेंट कर रहे हैं। आखिरकार नोबल्स को इसलिए रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि वो कॉमनर्स की जगह दुनिया के इरोजन के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन वो ये भी क्वेश्चन करता है कि क्या सिर्फ पार्टीज की परवाह करने वाले लोग वाकई स्टर्न का फ्यूचर हो सकते हैं। हमारा एमसी सोचता है कि उसे स्टार सैंक्चुरी में किसी भी डिसेंट इंसान के होने पर काफी डाउट है। थोड़ी देर में अनाउंसर रिवील करता है कि लॉर्ड क्रैश और लेडी बियांका हॉल में आ चुके हैं। लोग गॉसिप करना शुरू कर देते हैं कि नॉर्थ की ब्यूटी वॉलहेम फैमिली के फेलियर पर वेस्ट हो गई। क्रैश को फेक ब्राउन नोजिंग नोबल्स के बीच मिंगल करना बहुत अनोइंग लगता है। तभी कैट ईयर्स वाला एक लड़का नोटिस करता है कि वॉलहेम फैमिली से कोई इंटरेस्टिंग इंसान पार्टी में आया है। वो अपने कंपेनियन से कहता है कि बाकी सबके अलावा यहाँ रियल नोबल्स भी मौजूद हैं। ये बराक हॉगमा है, टाइगर बॉय, जो फ्यूचर में ब्लू स्काई जनरेशन का मेंबर बनेगा। उसके पास एल्फिन अमीलिया खड़ी है, मैकबी जिनकी आंखें इंटेंस रेड है, और आखिर में एनेक्स ग्लेजर है, वुडन वो जो आगे चलकर स्टारिन के 3 हीरोज में से एक बनेगा। हमारे एमसी उन तीनों की नजर को नोटिस करता है और सोचता है कि उनके इंटरेस्ट का रीजन क्या हो सकता है। उसे जल्दी ही याद आता है कि कैसे शार्लेट ब्रैग करती थी कि पिछली पार्टी में उसे कोई हरा नहीं सकता था। उसकी बहन ने अपनी पावर्स यूज करके स्टार सैंक्चुरी को एक कंप्लीट गार्बेज डंप कह दिया था, और क्योंकि उसे सब कुछ बोरिंग लगा, उसने छोटे क्रैश से कहा था कि वो अगले साल वापस नहीं आएगी। प्रेजेंट में लौटकर लड़का स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर से समझ जाता है कि उसकी बहन ने यहाँ पहले ही हंगामा मचा दिया होगा। तभी बियांका उसके कपड़ों को खींचकर उसका ध्यान अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसने टेंस मूड नोटिस कर लिया होता है। बियांका क्रैश से कहती है कि वो आवाजों पर ध्यान ना दें और वो कहता है कि वो बस शार्लेट के बारे में सोच रहा था। वो सोचता है कि लड़की खुद भी इंसल्ट हो रही है, फिर भी उसकी चिंता कर रही है, इसलिए वो उसके सर पर हाथ फेरता है। आरएमसी चारों तरफ देखता है और सोचता है कि कब आएंगे, उम्मीद करता है कि वो मिस ना करे। अचानक नोबल्स की क्राउड शॉक में आ जाती है और सब लोग आपस में विस्पर करने लगते हैं। अनाउंसर लॉर्ड डार्लिंग डैंडेलियन के आने का अनाउंस करता है और हमारा एमसी सोचता है, लो आ गए, यही है अल्केमिस्ट के कैसल का वियर्डो लॉर्ड डार्लिंग डैंडेलियन, जिसे सेंटर ऑफ अटेंशन रहना पसंद है। फ्लैशबैक में डैन फिलियन हमारे एमसी को कर्सेस से पूरी तरह कवर्ड देखकर शॉक हो जाता है। वो अपने हाथों से लड़के के कर्सेस एनालाइज करने लगता है जैसे उसे काफी नॉलेज हो। मुस्कुराते हुए वो कहता है कि इरोजन कर्सेस के लिए उसे पता है क्या यूज करना चाहिए और वो इसे सॉल्व कर सकता है। फिर क्रश का चेहरा पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो लड़का क्योर के बदले उसका टेस्ट सब्जेक्ट बनना चाहेगा। बिना जवाब का वेट किए वो उसका चेहरा हिला हिलाकर पूछता है कि क्या उसके पास बोलने की एनर्जी नहीं है। सिचुएशन को देखते हुए वो डिसाइड करता है कि बिना परमिशन के ही ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। एक अजीब सी एनर्जी अपीयर होती है और क्रश डर के मारे उसे रोकने के लिए कहना चाहता है, लेकिन डैन फेलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक वियर्ड स्क्रीम निकालता है जबकि अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करता है। हमारा एमसी उसे धक्का देकर दूर करता है और चिल्लाता है कि दूर रहे, जबकि लॉर्ड अल्केमिस्ट सिर्फ हंसता रहता है। ये उसका पहला एनकाउंटर था उस आदमी के साथ जो बाद में दुनिया का ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट किंग कहलाएगा। पार्टी में वापस डैन फिल्म सबको ग्रीट करता है जबकि लोग कमेंट करते हैं कि वो जानबूझकर लेट आया है अटेंशन पाने के लिए। हमारा एमसी बियांका को बुलाता है, उसे कुछ फूल देता है और कहता है कि वो थोड़ी देर यहीं वेट करे। लड़की खाना मुंह में भरे हुए अग्री करती है, एक बहुत क्यूट फेस बनाते हुए, और उसकी बात मान लेती है। थोड़ी देर बाद हमारा एमसी आगे बढ़ता है और डैन फिल्म सोचता है कि ये कौन सा लड़का उसकी तरफ आ रहा है। एनेक्स ग्लेजर उसे पहचान लेता है और कहता है कि ये क्रैश वॉलहेम है और अल्केमिस्ट को लगता है जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो। एल्फ और अमीलिया कमेंट करते हैं कि वो अपनी बहन शार्लेट जैसा दिखता है, जो सबका ध्यान खींच लेता है। डैन फिल्म बहुत एक्साइटेड हो जाता है और दौड़कर पूछता है कि क्या वो वाकई शार्लेट का छोटा भाई है। लड़का पूछता है कि क्या उसका उससे कोई काम है या फिर वो सिर्फ उसकी ब्यूटी से एन्चेंटेड है, और अल्केमिस्ट मुस्कुराता है। डैन फिल्म रिवील करता है कि उसने सुना है कि लड़का वर्ल्ड इरोडर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मुस्कुराते हुए क्रश पूछता है कि इस तरह कहकर उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लिया है। लॉर्ड अल्केमिस्ट उसे प्रोवोकेटिव ब्राड कहता है, एक बहुत मिस्चीवियस ग्रिन के साथ। वो वार्न करता है कि अब जबकि लड़के ने उसका अटेंशन ले लिया है तो उसे आने वाले चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। अगले ही मोमेंट में डैन फिल्म कुछ वेपन्स को देखता है और हमारे एमसी से उसकी एज पूछता है। डैन फिल्म एक स्वॉर्ड उठाता है और हमारे एमसी की स्किल्स टेस्ट करने की तैयारी करता है। क्रश कहता है कि वो 13 साल का है और अल्केमिस्ट कमेंट करता है कि उसका ऑरा किसी बच्चे जैसा नहीं लगता। लड़का सोचता है कि अंदर से वो पहले ही अडल्ट है और क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है वो सीधे पॉइंट पर आना चाहता है। मुस्कुराते हुए डैन फिल्म उसे कहता है कि आगे बढ़ो और जो कहना है कह दो। अचानक
डैन फिलिम एक स्वॉर्ड फेंकता है और हमारा एमसी उसे हवा में ही पकड़ लेता है। पूरी तरह सरप्राइज होकर उसकी आंखें फैल जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि ये कोई सिंपल बच्चों का खेल नहीं है। प्योर इंस्टिंक्ट पर वो स्वॉर्ड का यूज करके डैन फिलियन के स्विफ्ट और अनएक्सपेक्टेड अटैक को ब्लॉक करता है। गुस्से में चिल्लाते हुए वो पूछता है कि आखिर लॉर्ड अल्केमिस्ट कर क्या रहा है। अचानक डैन फिलियन कहता है कि आखिरकार उसकी मुलाकात शार्लेट के भाई से हो ही गई और वो बस पहले उसकी स्किल्स टेस्ट करना चाहता था। आरएमसी इस सिचुएशन से काफी इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि ये बंदा सच में बहुत बड़ा पेन इन द बट है। जैसे जैसे फाइट चलती रहती है, अल्केमिस्ट उसे याद दिलाता है कि उसे कुछ कहना था और वो सुन रहा है। फोकस लुक के साथ हमारा एमसी पूरी ताकत से अटैक काउंटर करने के लिए तैयार होता है। डैन फेलियन शॉक हो जाता है और पूछता है कि एक स्किललेस फेलियर इतनी अच्छी फाइट कैसे कर सकता है। क्रैश कहता है कि वो रोज ट्रेनिंग करता है और सोचता है कि उसे एक सीक्रेट टेक्निक यूज करनी होगी ताकि उसे डिस्टेबलाइज कर सके। फिर वो कर्स न्यूट्रलाइजेशन पर की गई रिसर्च का जिक्र करता है, जिससे डैन फिलियन पूरी तरह शॉक हो जाता है। डेनेलियन हैरान होकर पूछता है कि उस जैसे ब्रैड को एल्केमी के बारे में क्या पता जो मदद ऑफर कर रहा है। एक स्विफ्ट मूव के साथ हमारा एमसी अटैक डॉज करता है और एक प्रिसाइज स्टेप के साथ आगे बढ़ता है। लॉर्ड एल्केमिस्ट बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है और लड़के की स्पीड देखकर पीछे हट जाता है हांफते हुए। क्रैश एक्सप्लेन करता है कि उसकी रिसर्च कर्सेस को दूसरी कर्सेस से न्यूट्रलाइज करने पर बेस्ड है। वो ऐड करता है कि अगर डैन फिलियन फर्स्ट क्लास एल्केमिस्ट बनना चाहता है तो उसे इस थ्योरी को प्रूव करना होगा। लॉर्ड एल्केमिस्ट फाइट रोक देता है और थॉटफुल हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड को इंट्रीग्ड लुक के साथ पकड़कर। डार्क ऑरा के साथ हमारा एमसी कहता है कि वो उसकी रिसर्च में मदद करेगा। वो रिवील करता है कि ये सब वो अपनी स्पेशल एबिलिटी के साथ करेगा जो किसी भी टाइप का कर्स चुरा सकती है। डेनेलियन उस ऑरा को देखकर बिल्कुल डर जाता है और सोचता है कि एक फेलियर के पास ऐसी स्किल्स कैसे हो सकती हैं। मुस्कुराते हुए उसे रियलाइज होता है कि अगर क्रैश जो कह रहा है वो सच है तो ये एक परफेक्ट चांस है। वो सप्लाई एंड डिमांड और कर्स न्यूट्रलाइजेशन की थ्योरी प्रूव कर सकता है। फिर वो पूछता है कि बदले में वो क्या चाहता है। डैन फेलियन मजाक में पूछता है कि क्या वो उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है और क्रैश कहता है कि उसे उन कर्सेस के लिए मेडिसिन चाहिए होगी जो वो लेने वाला है। हमारे एमसी अपने मन में सोचता है कि सिर्फ एबिलिटीज चुरा लेना जीतने के लिए काफी नहीं होगा। आखिरकार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स के बावजूद पावरफुल ब्लू स्काई जनरेशन भी डिस्ट्रक्शन को नहीं रोक सकी थी। इसलिए उस जैसे फेलियर के पास सारे पॉसिबल तरीके यूज करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। डैन फेलियन सोचता है कि उसने सुना था लड़का अपनी बहन की वजह से अपनी मोटिवेशन खो चुका है, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि इस फैमिली में एक ओवरवेलमिंग जीनियस और एक पूरा मैड एसेंट्रिक मौजूद है। चेहरा लाल हो जाने पर लॉर्ड एल्केमिस्ट थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाता है और सोचता है कि ये दोनों सिबलिंग्स काफी अलग और इंटरेस्टिंग पेयर है। फिर वो खुद को संभालता है और पूछता है कि क्या वो हमारे एमसी से एक सवाल पूछ सकता है। डेनेलियन फिर पूछता है कि क्या लड़का नई खुली लैन एकेडमी जाने का इरादा रखता है। सिनिस्टर स्माइल और डार्क ऑरा के साथ क्रैश जवाब देता है कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो जा रहा है। लॉर्ड एल्केमिस्ट बहुत एक्साइटेड हो जाता है और हमारा एमसी सोचता है कि एकेडमी स्किल से भरी हुई है जो वो चुरा सकता है। इस तरह डेनेलियन डील एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि उसके पास वाली सीट खाली है और लड़का सोचता है कि वो बिल्कुल नहीं बदला। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि इसके अलावा एक और चीज है जो वो पूछना चाहता है। वो डिस्कलरेशन डिजीज के बारे में पूछता है जो स्किन को नीला और काला कर देती है और आखिरकार मौत का सबब बनती है। क्रैश सीधा लॉर्ड एल्केमिस्ट को ऑर्डर देता है कि वो इस इनक्योरेबल डिजीज का क्योर बनाए। डैन फेलियन चिल्लाता है कि ये इम्पॉसिबल है और लड़का सोचता है कि फ्यूचर में इसी आदमी ने इसे कंप्लीट किया था। डिटर्मिन्ड लुक के साथ हमारा एमसी अपने गोल पर सीरियस और फोकस एक्सप्रेशन बनाए रखता है। वो अपनी मुट्ठी जोर से भींच लेता है, लॉर्ड एल्केमिस्ट के सामने अपनी पूरी कन्विक्शन दिखाते हुए। अपनी बातों पर पूरा कॉन्फिडेंस रखते हुए वो डैन फेलियन की आंखों में कहता है कि उसे पता है वो ये कर सकता है। डैन फेलियन कहता है कि ये सुनकर उसकी प्राइड को चोट पहुंची है और वो मुस्कुराता है। इसके साथ ही दोनों एक फिस्ट बम के साथ डील सील कर लेते हैं जैसे वो पुराने दोस्त हों। इसके बाद लॉर्ड एल्केमिस्ट गुड बाय कहता है और उसे बताता है कि जब क्योर रेडी हो जाए तो मैंशन में उसे ढूंढना। लेकिन जाने से पहले वो पूछता है कि क्या हमारा एमसी शार्लेट को पसंद करता है और हमारा एमसी पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाता है। हमारा एमसी कंफ्यूज हो जाता है और एल्केमिस्ट पूछता है कि फिर उसने बॉयफ्रेंड वाली जगह क्यों ऑफर की थी। बिल्कुल लाल चेहरे के साथ डैन फेलियन पास झुककर रिवील करता है कि उसे भी मर्द पसंद है। वो ऐड करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला मर्द हो या औरत, और हमारा एमसी शॉक हो जाता है। हमारा एमसी चिल्लाता है कि वो ऐसा नहीं है और डेस्परेशन में हॉल के अंदर भाग जाता है। भागते हुए उसे याद आता है कि डैन फेलियन हमेशा से ही काफी वियर्ड बंदा रहा है। हॉल के बीच रुककर वो पीछे देखता है और रियलाइज करता है कि आखिरकार उसने उसे झटक दिया है। अगले ही पल उसका चेहरा सीरियस हो जाता है जब वो पार्टी के बीच एक हंगामा होता हुआ नोटिस करता है। अचानक एक हैंडम नोबल बियांका का हाथ जोर से पकड़ लेता है। लड़की हमारे एमसी को बुलाती है जबकि वो उस बंदे की ग्रिप से छूटने की कोशिश करती है। उसकी आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठती हैं, सिचुएशन से उसकी पूरी इरिटेशन दिखाते हुए।
एक सेकंड भी सोचे बिना हमारा एमसी एक प्रिसाइज किक के साथ सीधा एग्रेसर के चेहरे पर अटैक करता है। नोबल किक के इम्पैक्ट से उड़कर दूर जा गिरता है और पूरी तरह डेज्ड हो जाता है। जमीन पर पड़े हुए वो दर्द की शिकायत करता है, जबकि हमारा एमसी नफरत भरी नजरों से उसे घूरता है। डार्क ऑरा के साथ वो पूछता है कि उसने सोचा भी कैसे कि वो ऐसा करेगा। वो और ज्यादा गुस्से से सवाल दोहराता है क्योंकि उसने जबरदस्ती उसकी फियांसे को ले जाने की कोशिश की थी। एग्रेसर हमारे एमसी के रिएक्शन से पूरी तरह डर जाता है। हमारा एमसी चिल्लाता है कि उसने एक 12 साल की लड़की पर हाथ उठाया। वो उसे ट्रैश कहता है और डेस्परेट नोबल एक्यूजेशन डिनाई करने की कोशिश करता है। डर के मारे वो रिवील करता है कि वो सिर्फ प्रिंसेस क्लॉडिया के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। रिग्रेशन से पहले की मेमोरीज की वजह से उसे पहले से ही पता था कि मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन वो सोचता है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में बियांका ने रॉयल ऑर्डर को डिसोबे क्यों किया। डाउनकास्ट लुक के साथ बियांका बताती है कि उसने प्रिंसेस के ऑर्डर को क्यों नहीं माना। वो एक्सप्लेन करती है कि वो इसलिए वेट कर रही थी क्योंकि हमारे एमसी ने उसे अपना साइड छोड़कर ना जाने को कहा था। ये सुनकर हमारा एमसी लड़की की लॉयल्टी से टच हो जाता है और मुस्कुराता है और इसके साथ ही उसके सर पर हाथ फेरता है और अच्छा काम करने पर उसकी तारीफ करता है। एक दरवाजे के पास पहुंचकर उन्हें कैट ईयर्स वाला एक लड़का स्ट्रेच करता हुआ मिलता है। वो काफी लाइवली लगता है और एक ओह निकालता है। जैसे वो उनका ही वेट कर रहा हो, लड़का उन्हें ग्रीट करता है और आरएमसी कहता है कि वो एनेक्स से मिलने आया है। बराक कंफर्म करता है कि एनेक्स ने उसे कहा था कि अगर वो आरएमसी को देखे तो उसे अंदर आने दे। आरएमसी उसे बराक हॉगमा के रूप में पहचान लेता है, टाइगर बॉय, जो फ्यूचर का हीरो बनेगा। उसे ये भी याद आता है कि बराक एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन है और उसकी पर्सनैलिटी काफी अनस्टेबल है। इस वजह से वो सोचता है कि एनेक्स के ऑर्डर्स ने उसे ट्रबल से बचा लिया, लेकिन बराक उसे बुला लेता है। टाइगर बॉय उसे चैलेंज करता है और क्रैश सोचता है कि वहां कॉम्बैट फोरबिडन है। बराक कहता है कि अगर वो शार्लेट से लड़ सकता है तो वो उससे भी लड़ सकता है, जो उसे काफी वीक लगता है। हमारा एमसी याद करता है कि बैरक एनेक्स से ज्यादा स्ट्रांग है और उसका फाइटिंग स्टाइल काफी अनप्रेडिक्टेबल है। डिटर्मिन लुक के साथ वो डिसाइड करता है कि एनेक्स से मिलने से पहले उसे ये हैंडल करना होगा। उसे रियलाइज होता है कि लड़के की आंखें उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगी, इसलिए हमारा एमसी चैलेंज एक्सेप्ट करता है और अपनी मुट्ठी जोर से भींच लेता है। बैरक एक तेज अटैक के साथ आगे बढ़ता है और हमारा एमसी लास्ट सेकंड पर डॉज कर लेता है। वो साइड स्टेप करता है और टाइगर बॉय के खिलाफ एक प्रिसाइज काउंटर अटैक के लिए तैयार होता है। फर्म स्टेप के साथ वो अपनी पूरी स्पीड के साथ स्ट्राइक करने के लिए पोजीशन लेता है। अगले ही पल वो अपने अपोनेंट के पेट पर एक पावरफुल पंच मारता है। उसकी नजर पूरी तरह फोकस्ड हो जाती है जब वो प्रिसिजन के साथ ब्लो देता है। इस टेक्निक को फ्लैश स्ट्राइक कहते हैं और ये अपोनेंट को पूरी तरह सरप्राइज कर देती है। टाइगर बॉय इंपैक्ट से पीछे उड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है, काफी दर्द में। हमारा एमसी वहां खड़ा होकर अपने स्विफ्ट और एफिशिएंट अटैक का रिजल्ट ऑब्जर्व करता है। जमीन पर पड़े हुए बैरक कंप्लेन करता है कि लड़का बिल्कुल भी इजी नहीं ले रहा। क्रॉस जवाब देता है कि फाइट के लिए चैलेंज उसी ने दिया था। एक्साइटेड होकर बैरक कंटिन्यू करने के लिए कहता है, लेकिन पहले पूछता है कि क्या वो अपना वेपन ले सकता है। एमसी उसे सीरियस नजर से देखता है और पूछता है कि क्या वो वाकई फाइट कंटिन्यू कर पाएगा। नाक से खून बहते हुए बैरक मुस्कुराता है, दिखाता हुआ कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। बैरक पूरी तरह डिजी हो जाता है और फ्लोर पर पड़ा समझ नहीं पाता कि उसे क्या लगा। उसके बाद टाइगर बॉय पूरी तरह बेहोश हो जाता है और हमारा एमसी विक्टोरियस खड़ा रहता है। बियाना पास आकर पूछती है कि उसने क्या किया और लड़का बताता है कि उसने एक सीक्रेट वॉलहाइम आर्ट यूज की। फ्लैश स्ट्राइक रेनेगेन्स ने बनाई थी और ये क्लोज रेंज पर डिस्ट्रक्टिव पावर अनलीश करती है। ये वही एकलौती टेक्निक थी जो आग से रिकवर हुई थी और इसने लड़के की जान अनेक बार बचाई है। वो कहता है कि उसने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट सीक्रेट आर्ट यूज की है और बैरक अभी जल्दी उठने वाला नहीं है। बेहोश होने के बावजूद टाइगर बॉय क्रश की बात से अग्री करता हुआ लगता है जब वो बियांका को अंदर आने के लिए बुलाता है। बालकनी पर एनेक्स और एक और लड़की ऊपर से ये सीन देख रहे होते हैं। उनके चेहरों पर कष्ट भरे एक्सप्रेशंस होते हैं। अपने दोस्त को जमीन पर पड़े देखकर एनेक्स बैरक का नाम चिल्लाता है और दोनों एक साथ मुड़ते हैं। लड़का थोड़ा सरप्राइज लगता है और कहता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि हमारा एमसी टाइगर बॉय को हरा देगा। क्रॉस उसे क्वेश्चन करता है और पूछता है कि क्या इसी वजह से उसने अपने दोस्त को दरवाजे पर वेट करने दिया था। वो रिवील करता है कि उसे पता है कि एनेक्स ने प्रिंसेस का यूज करके उसे ल्योर किया और अब वो उससे मिलने आ गया है। एनेक्स क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि उसे कैसे पता चला। कहता है कि उसके बारे में जो रूमर्स हैं वो गलत है। हमारा एमसी कंफर्म करता है कि वो एक फेलियर है, लेकिन कहता है कि अगर एनेक्स उससे हार गया तो चीजें बदल जाएंगी। डार्क ऑरा के साथ वो वार्न करता है कि रूमर्स अलग होंगे क्योंकि वो उसकी स्किल्स चुराने वाला है। क्रैश एनेक्स के सामने खड़ा होता है और कहता है कि उसके फेलियर होने की रूमर सच है, लेकिन अगर एनेक्स हारता है तो कहानी बदल जाएगी। एनेक्स बस स्मर्क के साथ सुनता रहता है, लड़के से एक शब्द भी कहे बिना। ये है एनेक्स ग्लेजर, फ्यूचर का एक हीरो और हमारे एमसी का फॉर्मर कंपेनियन। दोनों अकेडमी से लेकर ब्लू स्काई जनरेशन तक साथ रहे थे, लेकिन उनकी दोस्ती कभी रियल नहीं थी। एमसी जानता है कि एनेक्स ने उसे सिर्फ इसलिए दोस्त माना क्योंकि वो उसके प्लान्स के लिए यूजफुल था और वो सारी यूटिलिटी सबसे बुरी वजह के लिए थी, जैसा कि उसे फ्लैशबैक में याद आता है। एक बैटल के बीच उसे रियलाइज होता है कि उसके सारे कंपेनियंस हार चुके हैं। डेस्परेट होकर वो एनेक्स को चिल्लाता है जो दूर से सब कुछ देख रहा होता है। एनेक्स सोचता है कि अगर बाकी लोगों को पता चल गया कि ट्रैप उसकी वजह से था तो वो ग्रुप में अपनी जगह खो देगा,
इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगर सिर्फ वही सर्वाइवर रहा तो कोई सच नहीं जान पाएगा। एनेक्स रिवील करता है कि ऑलरेडी इंटरनल स्ट्राइफ चल रही है और वैसे भी क्रैश को ग्रुप से निकाल दिया जाता। क्रूअल स्माइल के साथ वो दिखाता है कि उसे अपने दोस्त की मदद करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सब कुछ क्रैश पर थोप देगा क्योंकि वैसे भी उसे कोई पसंद नहीं करता और केस भुला दिया जाएगा। सिनिकली वो आरएमसी को एंड तक दोस्त रहने के लिए थैंक्स कहता है। ये सुनकर लड़का बिट्रेयल समझ जाता है और सोचता है कि क्या वो कभी दोस्त थे भी या नहीं। गुस्से में हमारा एमसी चिल्लाता है कि एनेक्स ने उसे कभी दोस्त नहीं माना और सिर्फ इसलिए पास रहा क्योंकि वो चार्ला से डरता था। एनेक्स उसे ठंडी नजर से घूरता है और कहता है कि इसी वजह से वो उसे इतना नफरत करता है। वो ऐड करता है कि लड़के के पास कोई स्किल नहीं है लेकिन उसकी इंट्यूशन अच्छी है और वो हमेशा किसी को ब्लेम करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है कि अगर चार्लट शादी कर रही है तो उनका रिलेशनशिप वहीं खत्म हो जाता है और अपनी पीठ दिखा देता है। लेकिन एनेक्स रुकता है और सोचता है कि शायद ये सबसे अच्छी बात है जो हो सकती थी। मुस्कुराते हुए कहता है कि चार्लट एक ही टाइम पर फ्यूनरल और वेडिंग नहीं चाहेगी और लड़का उसे कर्स करता है। धीरे धीरे हमारा एमसी अपनी ताकत खो देता है और उसका हाथ क्लिफ से फिसलने लगता है। अपने आखिरी पलों में वो सोचता है कि क्या ये वाकई उसका एंड है। अचानक आर्थर अपीयर होता है और उसे बचा लेता है, पूछते हुए कि क्या वो ठीक है, और वहीं से वो दोनों एक टीम बन जाते हैं। प्रेजेंट में वापस आकर हमारा एमसी सोचता है कि वही बदकिस्मती के एक नए सिलसिले की शुरुआत थी। आर्थर की वजह से एनेक्स जनरेशन से निकाल दिया गया और उसने प्रिंसेस से शादी करने की कोशिश की, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। मुस्कुराते हुए एनेक्स कहता है कि हमारा एमसी जिस तरह से उसके मुंह पर बात करता है वो उसे काफी चार्लट की याद दिलाता है और लड़का रियलाइज करता है कि एनेक्स बिल्कुल नहीं बदला। एमसी उसे अपनी बहन का नाम लेने से मना करता है और पूछता है कि क्या वो दोनों इतने मिलते जुलते लगते हैं। तुरंत ही वो अपनी पर्पल ऑरा के साथ आगे बढ़ता है अपनी पूरी ताकत से अटैक करने के लिए। एमसी कहता है कि वो बिल्कुल अपनी बहन जैसा है और जो भी फाइट सामने आएगी उसे एक्सेप्ट करेगा। एनेक्स बस मॉकिंग स्माइल के साथ उसे देखता रहता है, बिल्कुल भी घबराए बिना। फिर वो अटैक करता है लेकिन एनेक्स एक वुडन ब्रांच बनाकर ब्लो को डिफेंड कर लेता है। एमसी ब्रांच से पुश लव करता है और उसे मोमेंटम के लिए यूज करता है अपने नेक्स्ट अटैक के लिए। अगले ही पल वो जंप करता है और ऊपर से पूरी ताकत से एनेक्स पर अटैक करने की तैयारी करता है, लेकिन लड़का बिना ज्यादा दिक्कत के अपने आर्म से पंच ब्लॉक कर लेता है। एनेक्स स्ट्रॉन्ग किक के साथ काउंटर करता है, एमसी को दूर उड़ा देता है। इस तरह लड़का हवा में उड़ता है, अपनी मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता। अचानक कई ब्रांचेस उगाती हैं और एमसी की बॉडी को मिड एयर में ट्रैप कर लेती हैं। वो किसी तरह खुद को छुड़ाता है और जमीन पर लैंड करता है। पूरे सिचुएशन से पहले ही काफी अनॉयड हो चुका होता है। एमसी सोचता है कि आखिरकार एनेक्स वाकई बहुत इरिटेटिंग है। एनेक्स उसे टॉन्ट करता है और कहता है कि उसे वेपन यूज करना चाहिए, अपनी सीक्रेट टेक्निक रिवील करते हुए। ये एक स्किल है जो ऑरा को यूज करके प्लांट्स को फ्रीली स्ट्रेंथन और मैनिपुलेट करती है। हमारा एमसी एक ब्रांच उठाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे वेपन यूज करने को कहा था। मुस्कुराते हुए कहता है कि वो एनेक्स की ही वुड का यूज करके उसके खिलाफ फाइट करेगा। स्मर्क के साथ उसे अंडर एस्टिमेट करता है और पूछता है कि क्या वो वाकई जीतने के बारे में सोच रहा है। इसके बाद वो कई ब्रांचेस के साथ अटैक लॉन्च करता है और उसे चैलेंज करता है कि स्टिक के साथ ब्लॉक करके दिखाए। एमसी एजिलिटी के साथ मूव करता है, सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है। एनेक्स पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि वो सब कैसे डॉज कर पाया। वो सोचता है कि एक फेलियर अगर ऐसे डॉज कर रहा है तो शायद उसने माइंड्स आई अवेकन कर ली है। मुस्कुराते हुए क्रश कहता है कि एनेक्स के लिए वो एक नेचुरल एनिमी जैसा लगता है और उसे पहले से ही जानता है। वो रिवील करता है कि उसने रिग्रेशन से पहले उसकी एबिलिटीज इतनी बार देखी हैं कि वो उनसे बोर तक हो चुका था। हमारा एमसी उसे टॉन्ट करता है और पूछता है कि क्या वो फिर से चार्लट के बारे में सोच रहा है, और एनेक्स गुस्से में आ जाता है। ग्रीन ऑरा के साथ एनेक्स पहले से ज्यादा पावर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। अगला ही पल वो एक ऐसा एनर्जी ब्लास्ट लॉन्च करता है जो अपने आसपास सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। एमसी पीछे जंप करता है, अटैक डॉज करता है और सेफली लैंड कर जाता है। एनेक्स एक जायंट वुडन मॉन्स्टर समन करता है और लड़के को वार्न करता है कि जो वो बोल रहा है उसमें केयरफुल रहे। एक क्रूअल स्माइल के साथ वो आरएमसी से कहता है कि नेक्स्ट टाइम ज्यादा संभल कर रहे। अचानक जो लड़की एनेक्स के साथ थी वो अपीयर होती है और डेस्परेट होकर उससे रुकने के लिए चिल्लाती है। वो वरिड है क्योंकि अगर अटैक सीधा हमारे एमसी को लगा तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। वुडन जायंट आगे बढ़ता है और एक पावरफुल पंच मारता है जो लगता है सब कुछ खत्म कर देगा। सिचुएशन के सामने हमारा एमसी बस आंखें बंद करता है और पूरी तरह फाइट पर कंसंट्रेट करता है। उसे याद आता है कि उसने मैंशन की लाइब्रेरी में एक बहुत पतली सीक्रेट आर्ट बुक देखी थी। ये टेक्निक एक टैलेंटलेस एंसेस्टर ने बनाई थी जिसने सेम मूव को 80 साल तक ट्रेन किया था। इस आर्ट के लिए वेपन के साथ कंप्लीट यूनियन चाहिए होता है जो अचीव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन कर्सेस की वजह से क्रश पहले ही कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर चुका था और इस सीक्रेट को समझ पाया। उस मोमेंट से स्टिक ग्लो करने लगती है और वो कहता है कि वो और स्वॉर्ड एक हो चुके हैं। अगले ही पल वो एक सिंगल एनर्जी स्लैश लॉन्च करता है जो वुडन मॉन्स्टर को बीच से 2 टुकड़ों में काट देता है। जायंट टुकड़ों में टूट जाता है और अटैक आसमान की तरफ शूट करता है, टेक्निक की पावर दिखाते हुए। एनेक्स के साथ वाली लड़की और बियांका उसकी स्ट्रेंथ देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाती हैं। एनेक्स का जबड़ा लटक जाता है, वो बिलीव ही नहीं कर पाता कि एक कंप्लीट फेलियर ने उसे हरा दिया।
जमीन पर धूल के बीच पड़ा हुआ वो हमारे एमसी की आवाज सुनता है जो उसे बुला रही होती है। क्रश ब्रांच को पॉइंट करता है और वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम फाइट में ज्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो। एक सीरियस लुक के साथ वो अपने राइवल को कहता है कि दोबारा कभी इतना कॉकी ना बने और पूछता है कि क्या उसे समझ आया। कंप्लीटली ह्यूमिलिएटेड एनेक्स जमीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। जो हुआ उस पर रिएक्ट भी नहीं कर पाता, लेकिन हमारे एमसी ने उस एक ब्लो में अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली होती है और अब मुश्किल से खड़ा रह पाता है। वो सोचता है कि वो एनेक्स की स्किल स्टील करने के लिए इजी लेना चाहता था, लेकिन ज्यादा ही आगे निकल गया और अब मूव भी नहीं कर पा रहा। उसकी टांगें कांपने लगती हैं और वो इतना थक चुका होता है कि उसकी आवाज भी ठीक से नहीं निकलती। लड़के की कंडीशन देखकर बियांका डेस्परेट होकर उसे संभालने के लिए दौड़ती है, इससे पहले कि वो बेहोश हो जाए। लड़की उसे सपोर्ट के लिए हक करती है, लेकिन उसका ग्रिप उसकी कंडीशन के लिए थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अचानक डैन फिलियन अपीयर होता है और वॉर्न करता है कि अगर वो ऐसे ही करती रही तो वो उसे ही फिनिश कर देगी, और कहता है कि वो उसे खुद उठा लेगा। फिर लॉर्ड एल्केमिस्ट हमारे एमसी को उठाकर अपने कंधे पर डाल लेता है जैसे वो कुछ भी ना हो। जब वो हॉल से गुजरते हैं, सब लोग गॉसिप करते हैं कि कैसे फैमिली का फेलियर एनेक्स को हरा गया। एक स्माइल के साथ डैन फिलियन रियलाइज करता है कि लड़के की विक्ट्री के रूमर्स ऑलरेडी हर जगह फैल चुके हैं। वो सोचता है कि लड़का बोल्ड है या सिर्फ रेकलेस, लेकिन जानता है कि इसके बाद वो फेमस हो जाएगा। एक सीरियस लुक के साथ लॉर्ड एल्केमिस्ट कमोशन का एक इंपॉर्टेंट डिटेल याद करता है। एनेक्स के चेहरे पर जो हेट्रेड का लुक था वो उसे वरिड कर देता है और उसे लगता है कि राइवल जल्दी कुछ करेगा। बाहर पहुंचकर वो आरएमसी को वार्न करता है कि जब तक वो उसकी रिसर्च में हेल्प ना करे तब तक वो मर नहीं सकता। 9 हफ्ते बीत जाते हैं और हम लड़के को हार्ड ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं ताकि रिकवर करके स्ट्रांग बन सके। आखिरकार वो सीक्रेट ब्लो से हुए डैमेज से निकल जाता है और अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाता है। उसे याद आता है कि वो एनेक्स से भी बुरी कंडीशन में था और घर जाते वक्त कैरेज में बेहोश हो गया था। इसी वजह से उसे अफसोस होता है कि वो राइवल की स्किल स्टील करने के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया। एक सीरियस लुक के साथ आरएमसी उन 2 तरीकों के बारे में सोचता है जिनसे वो एबिलिटी चुरा सकता था। पहला स्टैंडर्ड मेथड है और दूसरा ये कि अपोनेंट को अपनी ही स्किल की वैल्यू कम समझने पर मजबूर करना। वो एनेक्स पर सेकंड मेथड यूज करने वाला था, क्योंकि अगर तुम अपोनेंट को ओवरवेलमिंगली हरा दो तो ये ईजी होता है। क्योंकि वुडन जायंट एक ही ब्लो में डिफीट हो गया था, एनेक्स के दिमाग में डाउट फैलना चाहिए। इसलिए उसे पूरा यकीन है कि चाहे थोड़ा टाइम लगे, राइवल की रिकवरी स्किल आखिरकार उसकी होगी। एक फेलियर से हारकर जिसे वो डिस्पाइज करता था, एनेक्स अपनी एबिलिटी की वैल्यू पर डाउट करना शुरू कर देगा। फिर वो डिसाइड करता है कि आने वाले एकेडमी में जीनियसेस को सरपास करने के लिए पूरा साल ट्रेनिंग करेगा। लेकिन उसके थॉट्स इंटरप्ट होते हैं जब अरियादोम उसके रूम के डोर पर उसे बुलाता है। बटलर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका भाई बैरॉन आ चुका है और लड़का ऑलरेडी उसके मैसेजेस 2 बार रिफ्यूज कर चुका है। थका हुआ हमारा एमसी कहता है कि अब उसे इग्नोर नहीं कर सकता और बटलर को उसे अंदर भेजने को कहता है। काउच पर थका हुआ बैठा बियांका उसे पानी का ग्लास ऑफर करती है और वो उसके काइंड जेस्चर के लिए थैंक्स करता है। फिर लड़की पास आकर कहती है कि उससे पसीने की स्मेल आ रही है, जो लड़के को सरप्राइज कर देता है। वो अपनी शर्ट सूंघकर सोचता है कि क्या ये ऑरा यूज करने की वजह से है या इरोजन की स्मेल का आदत पड़ जाने की वजह से। लड़की पूछती है कि क्या वो वॉश करने जाएगा और आरएमसी मना कर देता है क्योंकि वो फिर से निकलने वाला है। सीरियस फेस के साथ बियांका उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसके पास ना आए। आरएमसी उसके एटीट्यूड से सरप्राइज होता है और मजाक करता है कि अपने फियोंसे को ऑर्डर्स दे रही है। वो सोचता है कि लड़की बड़ी हो गई है और पहले से ज्यादा असर्टिव हो चुकी है। इसके बाद वो प्लेफुली उसका पीछा करने लगता है और पूछता है कि क्या वो उससे बच सकती है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो बियांका को छोटी बहन की तरह देखता है, इसलिए उसे टीज करना पसंद करता है, लेकिन जानता है कि रिग्रेशन से पहले जो लोग उसे जानते थे वो अब उसे ठंडे नजरों से देखेंगे। आर्थर का एक विजन उसके दिमाग में आता है, एक बहुत सीरियस और जजमेंटल लुक के साथ। हीरो पूछता है कि क्या वो पीस से सॉफ्ट हो गया है और क्या वो इस तरह डिस्ट्रक्शन को रोक पाएगा। आरएमसी अपने फॉर्मर लीडर का नाम सोचता है जब उसकी इमेज फेड हो जाती है। वो मानना नहीं चाहता, लेकिन एंड के अलावा आर्थर हमेशा एक हीरो था जो फ्रंट लाइंस पर लड़ता था। अचानक एक आवाज उसे इंटरप्ट करती है और वो सोचता है कि आर्थर अब क्या कर रहा होगा। बैरोन गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है और कमेंट करता है कि लगता है वो अपनी फियोंसे के साथ काफी मजा कर रहा है। हमारा एमसी सरप्राइज होकर मुड़ता है और रिप्लाई करता है कि कभी कभी ब्रेक लेना जरूरी होता है। बैरोन शॉक हो जाता है क्योंकि जो लड़का पहले उससे डरता था अब वो उसके सामने खड़ा है और एनेक्स के साथ फाइट के बारे में पूछ रहा है। हमारा एमसी पूछता है कि बैरोन यहाँ क्यों है जबकि उसे बिजी होना चाहिए, और भाई इस बात पर सवाल करता है।
बैरोन कहता है कि उसने सुना है लाहलान एकेडमी सोशल स्टेटस के बिना भी एग्जाम के थ्रू स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करती है। एक स्माइल के साथ आरएमसी कहता है कि फिर उसके भाई को भी एकेडमी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। बैरोन बिल्कुल गुस्से से भर जाता है और सोचता है कि क्या लड़का उसे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। वो सोचता है कि वॉलहाइम फैमिली कितनी पावरफुल और फियर्ड है और वो खुद उस पूरी लीनिएज का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। इसी वजह से वो सिर्फ इसलिए पढ़ाई करने के आइडिया पर स्कॉफ करता है क्योंकि लड़के ने एनिक्स को हरा दिया था और उसे जोक कह देता है। हमारा एमसी अग्री करता है और कहता है कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एकेडमी में घुसने की चिंता होना नेचुरल है। बैरोन हमारे एमसी के काम एटीट्यूड से और भी इरिटेट हो जाता है, इसलिए वो रिवील करता है कि उसके विजिट का असली रीजन लड़के को एक डायरेक्ट ऑर्डर देना है। ऑर्डर ये है कि उसे माउंट गैरीलैक जाना होगा इरोजन को रोकने के लिए। और क्रश शॉक हो जाता है क्योंकि मिशन सिर्फ 15 इयर्स के बाद स्टार्ट होते हैं। एक स्माइल के साथ बैरोन कहता है कि टेंशन ना ले, वो उसका गार्डियन होगा और उसे डरपोक कहकर टॉन्ट करता है। हमारा एमसी समझ जाता है कि प्लान उसकी एबिलिटी टेस्ट करने और उसे कंट्रोल में रखने का है, इसलिए वो जाने के लिए अग्री कर लेता है। वो सोचता है कि वो पीस से ज्यादा इरोजन का आदत डाल चुका है और चाहे ये एक ट्रैप हो, उसके पास प्लान है। बियांका उसे जाते हुए देखती है और पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है और वो वार्न करता है कि ये इरोजन से रिलेटेड है और उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। लड़की कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है और उसके ऑर्डर पर सवाल करती है जैसे वो मानने का कोई इरादा ही ना हो। बैरोन ऑकवर्ड हो जाता है और हमारा एमसी कहता है कि दुनिया की इरोजन रोकने के लिए एक लड़के को भेजना बिल्कुल अब्सर्ड है। इसके साथ वो बियांका को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि वो उसकी फियांसे है और उसका भाई किसी बच्चे की बात सीरियसली नहीं लेगा। हमारा एमसी अपने भाई का सामना एक सीरियस और चैलेंजिंग लुक के साथ करता है, जो भी आगे आने वाला हो उसके लिए रेडी होता है। सिचुएशन के सामने बैरोन बिल्कुल फ्यूरियस हो जाता है और लड़के के एटीट्यूड पर नफरत से दांत पीसने लगता है। बिना कुछ कहे वो बस पीछ मोड़कर चला जाता है, जबकि हमारा एमसी उसे जाते हुए देखता रहता है। फिर बियांका के सर पर हाथ फेरता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, लेकिन लड़की कहती है कि उसने कुछ खास नहीं किया। एक स्माइल के साथ आरएमसी कहता है कि कोई बात नहीं, अगर उसे पता नहीं है कि उसने अभी क्या किया। लड़की वरिड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखती है और रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज लास्ट टाइम की तरह दोबारा बेहोश ना हो। कॉन्फिडेंट जेस्चर के साथ वो गुड बाय कहता है और चल पड़ता है, जबकि बियांका उसे मिशन पर जाते हुए देखती रहती है। फिर एक्सप्लेन किया जाता है कि दुनिया का इरोजन एक फिनोमिनन है जो रियलिटी को एक दूसरी डिमेंशन के साथ इन्वेड करता है। इस वजह से करप्टेड और बहुत डेंजरस लाइफ फॉर्म्स इन अफेक्टेड लोकेशंस इन इफेक्टेड लोकेशंस पर निकल आते हैं। बिजार मॉन्स्टर्स के अलावा कुछ केसेस में जगह का टेरेन खुद भी म्यूटेट हो जाता है और अगर इरोजन ज्यादा आगे बढ़ जाए तो एरिया एक अलग डिमेंशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे माउंट गेरिलैक पर एक स्वॉम्प। एक नाइट कहता है कि इरोजन 3 स्टार है और प्यूरिफिकेशन तब स्टार्ट होगी जब लॉर्ड अराइव करेगा। दूसरा नाइट कहता है कि 3 स्टार इरोजन एक्सपर्ट्स की एक स्क्वाड के लिए इजी होनी चाहिए। नाइट ऐड करता है कि बैरोन एक एडवांस्ड एक्सपर्ट है और इरोजन लॉर्ड को हराना इजी होगा। इसके बाद बड़ा भाई पास आता है और हमारे एमसी को बहुत सीरियस तरीके से नाम लेकर बुलाता है। एक इंटिमिडेटिंग लुक के साथ वो रिवील करता है कि वो उसे यहां इसलिए लाया है ताकि लड़का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन कर सके। हमारा एमसी सरकास्टिकली एग्री करता है और सोचता है ये मेरा भाई किस तरह के एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है। फिर वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसने प्रेशर के बावजूद बैरोवेन को फॉलो किया और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए किया। उसका गोल है एक प्रोविजनल मेथड टेस्ट करना जो उसने पॉसिबल पावर आउटबर्स्ट को सप्रेस करने के लिए डेवलप किया था। अगला ही पल फॉरेस्ट के बीच एक जायंट बीटल एक डार्क और पावरफुल अटैक से बीच से काट दिया जाता है। इसी बीच नाइट्स कंप्लेन करते हैं कि मॉन्स्टर्स रुक ही नहीं रहे और उनमें से एक आगे किसी चीज की तरफ पॉइंट करता है।